नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टार्ट किया था ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र, और हमने पाचन तंत्र को पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो श्वसन तंत्र का पार्ट 2 है। ये ह्यूमन सिस्टम का पार्ट 6 है और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले उसकी जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन अंग काम करते हैं या उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं, कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कौन सी चीज उसमें हेल्प करती है, उसके बारे में हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था। तो इस आपके इसी उत्साह के साथ आरके एजुकेशन की तरफ से जो स्टार्ट किए जा रहे हैं वीडियो, आपने शायद ही एक दो वीडियो को छोड़कर बाकी सारे वीडियो के अंदर कोई पीडीएफ की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर दी गई है। बायोलॉजी की जो नोट्स में प्रॉब्लम आ रही थी वो अपलोडिंग की वजह से आ रही थी, उसको वापस सॉल्व कर दिए, अब आपको वो डाउनलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मानव श्वसन पथ यानी कि हमने श्वसन तंत्र को स्टार्ट किया था। अब हम बात करेंगे कि जो हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर जो वायु यानी कि हवा होगी वो कौन कौन से अंग या ऑर्गन से होती हुई कितना ट्रेवल करेगी और उसका जो लास्ट स्टॉप रहेगा वो कहां तक रहेगा, उसको पहले हम एज ए चार्ट या वैसे फ्लो चार्ट में हम पढ़ते हैं। देखो मैंने बात की थी श्वसन तंत्र की, पहले मैं आपको वापस परिभाषा बता देता हूं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन की बहुत सारी परिभाषा है। नॉर्मल से हम बात करें तो वायु का आदान प्रदान को भी हम श्वसन कह सकते हैं, या ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस छोड़ना वो भी श्वसन कहलाता है। और दूसरे या अच्छे लेवल की बात करें या हायर लेवल में बात करें तो उसकी परिभाषा ये रहेगी कि वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन का कोशिकाओं द्वारा अपनी ऊर्जा हेतु उपयोग करते हुए वेस्ट पदार्थ यानी कि उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल में छोड़ना, ये सारी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में काम आने वाले जो भी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो श्वसन पथ मतलब कि जो वायु होगी वो कौन कौन से रास्तों से होकर निकलेगी और उसका एंडिंग पॉइंट यानी कि जो भी अंतिम छिरा होगा, छोर होगा, वो क्या होगा। देखो नासा छिद्र की मैं बात करूं तो देखो पहले हमने बात की थी श्वसन अंगों के बारे में। श्वसन अंग यानी कि कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेंगे। श्वसन अंगों की हमने बात की थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्वसन तंत्र है जो 3 भागों में बटा है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। तो हम बात करेंगे श्वसन अंगों की ऊपर की तरफ है अपना जो नोज यानी नासा छिद्र वाला है, और फिर आगे की तरफ जाए तो मुख भी उसमें पार्ट लेता है, उसके बाद का भाग होता है वो निचला श्वसन तंत्र में काम आता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी नासा छिद्र यानी कि जहां से वायु का प्रवेश होता है, यानी कि नाक वाला एरिया जिसे हम नोज में 2 हड्डी से 2 भागों में डिवाइडेड रहता है और उसके अंदर से वायु होकर गुजरती है। तो वो जो होलनुमा या छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होता है, वहां से नासा छिद्र से वायु का प्रवेश होता है, हवा एंटर करती है, उसके बाद वो ट्रेवल करती है नासा गुहा के अंदर। नासा गुहा कैसे क्या होती है? नेसोफेरिंक्स, इसके बारे में हमने पाचन तंत्र में भी डिस्कस किया था, यानी कि नाक के पीछे वाला स्थान जहां से क्या होती है कि हवा ग्रहण करने के बाद पीछे वाले सिरे से होकर अंदर की तरफ प्रवेश करती है, उसे बोलते हैं नासा गुहा। नासा छिद्र से वायु प्रवेश करी, नासा गुहा के अंदर जाएगी, फिर आगे जाएगी श्वास नाल के अंदर। ये वाला पार्ट होगा वो पर्टिकुलर क्या होता है? ट्रेकिया वाला पार्ट होता है। श्वास नाल से आगे वाला पार्ट होगा। इससे पहले वाला जो पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पैसेज होता है। लेकिन यहां से क्या स्टार्ट होगा? यहां से पर्टिकुलर श्वसन तंत्र का ही पार्ट स्टार्ट होता है। नासा गुहा से जब भी वायु श्वास नाल में प्रवेश करती है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? श्वास नाल से ट्रेकिया ही बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं श्वास नाल। इसका काफी बार इंग्लिश में ही वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेकिया जिसे बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, उसकी डायग्राम में हमने ऐसी बनाई थी, ऐसी। तो इसे बोलते हैं श्वास नाल। जब वायु श्वास नाल में प्रवेश करती है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? श्वास नाल के अंदर हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब कि कुछ इसके अंदर रिंग नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसके दोनों सिरों में से 2 सिरे आपस में जुड़े होते हैं और एंडिंग सिरा है जो खुला रहता है। कैसे कि मान लो कि ये एक सिरा है, दूसरे सिरे पे जाकर कैसे फिर ये पीछे वाला सिरा खुला रहेगा। तो इस प्रकार के जो छल्ले नुमा स्ट्रक्चर्स बनती है वो छल्ले नुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले। तो श्वास नाल यानी ट्रेकिया के अंदर हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जुड़े रहते हैं तथा दूसरा किनारा हमेशा स्वतंत्र रहता है, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक यहां तक आपस में जुड़े हैं, लेकिन इसका जो एंड दूसरा किनारा है वो क्या रहेगा? आपस हमेशा स्वतंत्र यानी कि खुला रहेगा। अब ये खुला क्यों रहता है और हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले क्यों पाए जाते हैं, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं कि इसकी जो ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ट्रेकिया की, इसकी जो वॉल्स होती है, दीवारें,
ये दीवारें आपस में चिपक नहीं जाए, आपस में सिकुड़ के आपस में चिपक नहीं जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूर दूर रखने के लिए या इसको खुला रखने के लिए छल्लेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इसको खुला रखती है, एज स्प्रिंग टाइप। ठीक है, तो श्वास नाल इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहां से स्टार्ट होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले, याद रखना। यहां से वायु का प्रवेश हुआ, केवल एयर जो आगे की तरफ पास हो रही थी, यहाँ पे कुछ अलग संरचना दिख रही थी, वो क्या थी, हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले थे जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका जो सेकंड छोर होता है, वो किनारा होता है, वो हमेशा खुला रहता है। इसका मुख्य काम क्या रहेगा, ये श्वास नाल की दीवारों को आपस में चिपकने से रोकता, चिपकने नहीं देता है। ठीक है, फिर बात करेंगे श्वास नाल से जब आगे की तरफ जब वायु प्रवेश करेगी तो क्या उसमें स्ट्रक्चर नजर आएगी कि उसमें दो प्रकार की श्वसनियां दिखेगी, एक लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, एक राइट की तरफ जा रही होगी। क्योंकि हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो लंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। तो यहां से जब भी एयर आगे की तरफ जाएगी तो दो श्वसनियों की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि यहां से कोई पीछे जाएगी तो आधी आधी दोनों में बढ़ जाएगी। तो देखो लेफ्ट और राइट में दोनों को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियल यानी कि प्राथमिक श्वसनियां, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ होती है, दोनों में एक ही प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, सेम प्रकार के जो भी अंदर में पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं, सेम प्रकार की रिएक्शंस होती है, सेम प्रकार की आयु का जो वायु का जो लेवल रहेगा वो बराबर रहेगा। याद रखना, बहुत ही माइन्यूट उसके अंदर डिफरेंस होता है। जो भी हम श्वसन ग्रहण करते हैं, एक बार में श्वास में ली गई सांस उसको बराबर मात्रा में यहाँ पर बांटा जाता है, आधी इधर भेजी जाती है, आधी उधर भेजी जाती है, आधी लेफ्ट में आधी राइट में। तो हम एक को लेकर डिस्कस करते हैं, यानी कि प्राथमिक श्वसनियां, राइट वाले लंग्स यानी फेफड़े को लेकर डिस्कस करते हैं। यहां से वायु जब इन दोनों के अंदर प्रवेश करेगी तो इनके अंदर क्या होगा कि प्राथमिक श्वसनियां होती है, होती क्या है, यहां से क्या होता है कि ऐसे अपने फेफड़े की स्ट्रक्चर अंदर की तरफ नजर आती है, यही होती है प्राथमिक श्वसनियां जो ट्रेकिया को आगे की तरफ दो भागों में बांटती है। ये प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है, इधर वाले लंग्स का, इधर वाले फेफड़े का भी ये प्राइमरी रहेगी, इधर वाले के भी ये प्राथमिक रहेगी। तो इसमें होता क्या है, देखो पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक श्वसनियों की। ये होती क्या है, प्राथमिक श्वसनियों की लंबाई तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये लंबाई डिटेल में आपको कोई नहीं पूछता। इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनकी जो अधिकांश जंतुओं में फीमेल यानी कि मादा के मुकाबले नर के अंदर प्राथमिक श्वसनियों की लंबाई व्यास यानी कि मोटाई वगैरह लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों होती है ये हमेशा याद रखना। अगर आप ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन सिस्टम में लगभग 80% ऐसे ऑर्गन्स मिलेंगे जिनकी लंबाई, जिनका व्यास, जिनका वजन फीमेल से मेल के अंदर थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ी संख्या ऊपर नीचे रहेगी। ये हमेशा याद रखना। और मैक्सिमम फैक्टर्स में यही होता है कि मेल के अंदर यानी कि नर के अंदर ज्यादा रहता है, फीमेल के अंदर कम रहता है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको दोनों के अंदर व्यास या लंबाई या उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स की संख्या दी गई हो और ज्यादा किसमें कम किसमें ये पूछ जाए तो आप लगभग 80 से 85 या 90% तक आप फीमेल को छोड़कर मेल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक श्वसनियों की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। याद रखना अधिकांश जंतुओं में यानी कि नर में बात करें तो प्राथमिक श्वसनियों का व्यास मादा से क्या होता है, अधिक रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र में श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं और प्राथमिक श्वसनियों की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर प्राथमिक श्वसनियों का व्यास मादाओं के मुकाबले ज्यादा रहेगा। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर इसके आगे इन दोनों के अंदर एयर पास होगी, आगे की तरफ क्या जाएगी। अब देखो काफी बुक में इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक श्वसनियां, द्वितीयक श्वसनियां और तृतीयक श्वसनियां। इसका डिटेल में अगर नाम बोले ये भी सही है और अच्छे से इसका नाम बोले तो प्राथमिक श्वसनियों से अंदर आगे की तरफ जाने वाली वायु पिंडकीय श्वसनियां जिसे आप द्वितीय श्वसनियां कहते हैं उसके अंदर प्रवेश करती है। अब ये द्वितीय श्वसनियां क्या होती है इसको थोड़ा यहां मैं एक लफ्ज को डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पर्टिकुलर हम इनको एक एक में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो कि ये इस तरफ वाले जो भी लंग्स है इसके अंदर एयर प्रवेश, ये थी प्राइमरी, यहां से ऐसे। अब इसके अंदर क्या होगी कि आगे की तरफ जो सेकेंडरी बनेगी ऐसे एक शाखा नुमा या वृक्ष नुमा झाड़ रहेगा, ये प्राइमरी थी। इसके बाद एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसे क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी, या इसे ही बोलते हैं पिंडकीय श्वसनियां। यहां से आगे किस में जाएगी, आगे एक जाएगी खंडीय या खंडित श्वसनीय या जिसे बोलते हैं टर्शियरी या तृतीयक। ये आगे जाकर किसी और भाग में डिवाइड होगी। ये तीसरा पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। इस प्रकार क्या होगी कि एक ही फेफड़े के अंदर एक वृक्ष नुमा झाड़ बिछ जाता है और उसमें छोटी-छोटी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो पहली, दूसरी, तीसरी आपस में अपना खंड बनाती है और आपस में जुड़ी रहती है। इसलिए जो प्राथमिक होती है उसे प्राथमिक श्वसनियां, इसके बाद वाली द्वितीय जिसे हम पिंडकीय श्वसनियां कहते हैं, पर्टिकुलर नाम है इसका, और तीसरी होती है जिसे तृतीयक श्वसनियां कहते हैं, उसे खंडित, क्योंकि आगे जाकर वो टुकड़ों में डिवाइड होती है, छोटे-छोटे खंडों में संरचना बनाती है या खंडित श्वसनियां बनाती है, ये होती है तृतीयक। अब यहां से देखो, यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक ही लंग्स के अंदर
अंदर शाखान्वित व पुनः शाखान्वित होकर, शाखान्वित व पुनः शाखान्वित वर्ड मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर क्या होगा कि आगे की तरफ बहुत ही उलझा हुआ जाल बन जाएगा, शाखाएं बनती जाएगी आगे, जो टर्सरी होगी, तृतीय होगी, वो अपने अपने आगे सिरे की तरफ छोटे छोटे खंड बनाएगी, खंड में छोटे छोटे सेक्स बनेंगे, सेक्स के अंदर एयर रहेगी, वो क्या रहेगी, उसके अंदर भरी रहेगी, और फिर आगे क्या होगा, उसका एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो यहाँ पर वो शाखान्वित और बार बार पुनः शाखान्वित होकर क्या बनाती है, अंतःश्वसनीय बनाती है। अंतःश्वसनीय मतलब कि आंतरिक श्वसनीय, बहुत ही अंदर की तरफ जालनुमा संरचना बनाती है। अब याद रखना, यहाँ तक था अपने खंडित श्वसनीय, पिंडकीय श्वसनीय, अब यहाँ से स्टार्ट होती है पिंडकीय श्वसनिकाएं। अभी देखो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पर जिसके अंदर एयर क्या रहेंगे, धीरे धीरे स्टोर रहना। पिंडकीय श्वसनिकाएं, पिंडकीय श्वसनिकाओं के हाइलिन कार्टिलाइन के छल्ले यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। कौन से, यहाँ से श्वास नाल में हाइलिन कार्टिलाइन के छल्ले स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक घूमते हुए यहाँ तक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो हाइलिन कार्टिलाइन के छल्ले समाप्त हो जाता है, यानी कि इसके बाद का जो एरिया रहेगा वो आपस में क्या सिकुड़ सकता है और वापस फैल भी सकता है। उनका एज ए बैरियर के रूप में बीच में कोई भी छल्लेनुमा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाइलिन कार्टिलाइन के छल्ले श्वसन तंत्र में कौन से भाग में समाप्त होता है, पिंडकीय श्वसनिकाओं में समाप्त होता है। स्टार्टिंग कहां से होते हैं, श्वास नाल या ट्रेकिया से होते हैं, इनके बीच में कोई भी आए तो उनके अंदर सब जगह पाया जाता है। फिर पिंडकीय श्वसनिकाओं से जब वायु आगे की तरफ प्रवेश करती है तो अंतःश्वसनिका मतलब सेम ही चलेगा प्रोसेस, खंडित अंतःश्वसनीय, फिर वापस पिंडकीय श्वसनिका, अंतःश्वसनिका, यानी कि ये छोटे छोटे अंदर बोल सकते हैं अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं बनती रहती है। ये अंतःश्वसनिकाओं से जाएगी श्वसन श्वसनिकाओं, श्वसन मतलब कि अंदर की तरफ ऐसे बोल लाइक स्ट्रक्चर बनने से पहले ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर जाएंगे और इसका अंतिम सिरा बनेगा कोष्ठकीय कोष में। कोष्ठक मतलब कि एक पर्टिकुलर शेप बनेगा, छोटे छोटे जैसे अंगूर के गुच्छे में अंगूर कैसे लटकते नजर आते हैं, उससे पहले का जो जुड़ा हुआ स्थान जो बड़ा चौड़ा और खंडित होता है उसमें बनेंगे कोष्ठकीय कोष। और कोष्ठकीय कोष में क्या पाई जाती है, कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिकाएं मतलब कि गुब्बारे जैसे छोटी छोटी संरचना या अंगूर जैसी जो संरचना होती है वो कोष्ठकीय कोष या कूपिकाएं पाई जाती है। याद रखना जो एल्वियली होती है वो ही श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कूपिकाएं होती है। फिर कूपिकाओं के अंदर वायु आने के पश्चात जो भी गैस होती है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आदान प्रदान होता है, किसके थ्रू, यानी कि आगे बात करेंगे कि जो ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती है उसके थ्रू। तो हमने अभी तक क्या बात की है, मानव श्वसन तंत्र यानी कि श्वसन तंत्र में एयर किन किन जगहों से होकर गुजरती है और कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे उसका हमने ओवरव्यू देखा। हम वापस स्टार्ट करेंगे, हम वापस कहां से, नासा छिद्र से या नाक से जो ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला भाग है। अब हम बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के सभी अंगों के बारे में और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन अंग या श्वसन तंत्र। देखो ऊपरी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहला इसका अंग या बाहर की तरफ आ जाना, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, नासा छिद्र, नासिका या नोज कहेंगे वो रहेगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो आप सभी इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि नासिका क्या होती है, कि सबसे बाह्य यानी कि बाह्य अंग जो वायुमंडल से संपर्क में रहता है, वायुमंडल से संपर्क में रहता है। अब ये वायुमंडल से संपर्क में रहता है यानी कि इसमें क्या रहेगा कि सर्वप्रथम वायु यहां से प्रवेश करेगी, सर्वप्रथम वायु का प्रवेश भी कहां से होगा, यहां से होगा, नासिका से। अब नासिका की संरचना की बात करेंगे तो ये क्या होती है, एक दो पाली युक्त संरचना होती है, दो पाले पाए जाते हैं क्योंकि इसके बीच में क्या होती है, दो पाली युक्त तथा मध्य में यानी कि बीच के अंदर क्या होती है, अस्थि पाई जाती है। यानी कि नाक की हम संरचना बात करेंगे तो क्या होती है, दो पाले पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, बीच में क्या होती है उसके बैरियर के रूप में या दो पाले विभक्त करने वाली क्या पाई जाती है, अस्थि यानी कि एक बोन पाई जाती है। ये नासा छिद्र की बात है। और बात करें नासा छिद्र के बारे में तो अपने जो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन किससे मिली हुई होगी, यानी कि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम जब एयर को एंटर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि धूलकण भी हो सकते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले कोई भी परागकण हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं या कोई भी अन्य प्रकार के कण हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ इसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, उसी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि नासा छिद्र के अंदर, नासा छिद्र के अंदर रोम यानी कि हेयर टाइप स्ट्रक्चर एंड श्लेष्मी, श्लेष्मा यानी कि जो रसरसा पदार्थ का स्ट्रक्चर, श्लेष्मिक संरचनाएं पाई जाती है, संरचना तथा संरचनाएं पाई जाती है। अब देखो नासा छिद्र में रोम और श्लेष्मिक संरचना का पाया जाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण काम है। कैसे,
कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे है कि मान लो कि नोज के अंदर जब भी आप वायु को ग्रहण कर रहे हो उसके अंदर क्या आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, पराग कण आ रहे हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं वो भी एयर के साथ मिले होते हैं, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अन्य छोटे जीवाणु या हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मली बात करें तो केमिकल है, केमिकल युक्त हवा है या किसी एरिया ऐसे स्थान से आप गुजर रहे हो जहां पर ज्यादा प्रदूषण है, तो प्रदूषण वाले जो भी प्रदूषित कण वो सभी आ रहे हैं, तो उन सभी को हम डायरेक्ट फेफड़ों के अंदर नहीं भेज सकते, तो उनको रोकने के लिए जो नाक के अंदर या नोज के अंदर रोम या श्लेष्मिक संरचनाएं पाई जाती है, जो हवा अंदर प्रवेश करते क्या जाती है कि रोम से टकरा कर ये जो कण, परागकण, जीवाणु, प्रदूषित कण होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं और अंदर की तरफ क्या जाती है, एक प्योर यानी कि शुद्ध। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, तो मुख्य कार्य मैं यहां पे लिख देता हूं कि अंदर पाए जाने वाले जो रोमनुमा संरचना होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वायु का शुद्धिकरण, वायु का शुद्धिकरण करना, यही इसका मुख्य कार्य हो गया, यानी कि जो भी वायु आएगी उसका शुद्धिकरण करना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब देखो बात कर रहे हैं नासा की, नासा छिद्र की, तो ये संरचना इसके अंदर मिलती है। अब यहां से वायु जो प्रवेश करती है तो आगे जाती है नासा के पीछे वाले भाग में। उससे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो श्वसन तंत्र में मुख को भी जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है उसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नासिका द्वारा, नासिका के आगे मुख का। देखो नाक हो गया, दूसरा पार्ट हो गया अपना मुख। अब आप बात करोगे कि सर मुख कैसे हो गया, मुख तो पाचन तंत्र का अंग होता है, लेकिन आप सभी ने किया भी होगा, महसूस भी किया होगा और आपने बहुत भली बात देखा होगा कि हम अनफेवरेबल या विशेष परिस्थितियों के अंदर मुख से श्वास ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, अगर आपको जुकाम हो गया, नाक के अंदर कुछ ना कुछ इंफेक्शन हो गया है, अगर कोई अंदर की तरफ कोई फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं या कोई भी प्रकार का आपको रोग हो गया, तो आप मुंह से सांस लेते नहीं लेते, तो मुख भी एक प्रकार का क्या है, सहायक अंग हो गया श्वसन तंत्र का, इसलिए मुख को भी श्वसन तंत्र में जोड़ा जाता है। तो देखो मुख के बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा सा ये है कि मुख से हम श्वसन क्रिया कर सकते हैं, लेकिन याद रखना मुख से हम जब भी श्वसन क्रिया करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुख द्वारा ली गई श्वास या वायु, जो मुंह से आप लोगे श्वास या वायु, मुख द्वारा ली गई श्वास या वायु नासिका यानी कि नोज द्वारा, नासिका द्वारा, नासिका द्वारा ली गई श्वास के मुकाबले ज्यादा शुद्ध नहीं होती है। शुद्ध नहीं कैसे होती है, क्यों हमने पहले ही बात कर ली थी कि नोज के अंदर क्या पाए जाते हैं, हेड स्ट्रक्चर जैसे श्लेष्मिक संरचनाएं पाई जाती है, जो हवा को एंटर करने से पहले जो भी कीटाणु या जीवाणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सभी को वो रोक लेती है, तो यहां से क्या करती है, वायु का शुद्धिकरण होकर निकलती है। लेकिन मुंह के अंदर ऐसी कोई संरचना पाई नहीं जाती, मुंह में तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कीटाणु, जीवाणु या कुछ ना कुछ अलग प्रकार का माध्यम बना ही रहता है मुंह हमेशा, तो उसके अंदर क्या होता है, मुख द्वारा ली गई श्वास वायु यानी कि जो नासिका द्वारा ली गई श्वास के मुकाबले ज्यादा शुद्ध नहीं होती, हम ये कह सकते हैं कि अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध होती है। कौन होती है, मुंह द्वारा ली गई श्वास। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ये काफी बार एज ए मॉक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि निम्न में से शुद्ध वायु कहां से प्रवेश करती है, याद रखना नासिका से ही प्रवेश करती है। हम वायु मुंह से द्वारा प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो अशुद्ध हो जाएगी क्योंकि कीटाणु ले जाए, इसलिए मैक्सिमम चांसेस में अपने को नासिका या नासिक छिद्र द्वारा श्वसन क्रिया करनी चाहिए। ये मुख का इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और बात करो तो मुख के अंदर क्या पाया जाता है, मुख के अंदर जो भी उसका लार वगैरह होती है, छोटी लवण या उसके अंदर जो भी माध्यम पाया जाता है, उस माध्यम की वजह से क्या होता है कि ये वायु प्योर नहीं रह जाती। ये दो क्या थे, हमने बात की थी ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में, ये दो हमने नॉर्मल सी बात की थी। हम बात करेंगे आगे अपने नासाद्वार की। अपने ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग है ग्रसिका, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पाचन तंत्र के अंदर, और आई होप जो आरके एजुकेशन द्वारा जो वीडियोस प्रोवाइड करा जा रहा है आपने भली बातें देखे होंगे और उनको समझे होंगे और अपने सभी साथियों तक अधिक से अधिक शेयर किए होंगे, क्योंकि आरके का उत्साह आप ही के उत्साह के ऊपर निर्भर करता है। तो देखो ग्रसिका की बात करते हैं, ये एक मांसपेशी संरचना होती है, हम बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स ये मांसपेशी संरचना होती है, श्वास नली तथा पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है। इसके बारे में भी हमने पाचन तंत्र के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि ये श्वास नली तथा पाचन तंत्र का क्या है, सम्मिलित यानी कि मिश्रित भाग है। घटनाक्रम वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। और बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके नीचे वाले सिरे के पास स्वर यंत्र पाए जाते हैं। स्वर यंत्र में क्या पाया जाता है, स्वर रज्जु पाया जाता है। अब ये क्या होता है, स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है,
वही विशेष संरचनाएं विशेष श्लेष्म झिल्लियां होती है उसके अंदर, जो उसके अंदर कंपकपी होने का हवा के साथ जब कंपकपी होती है तो अपनी आवाज निकलती है। मैं जो बोल रहा हूं आप जो सुन रहे हैं या फिर बोलेंगे उसके किसके माध्यम से आपको ये आवाज सुनाई देगी, ये आवाज कैसे पैदा होगी? स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है। इन्हीं विशेष संरचनाओं में श्लेष्म झिल्लियां होती है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं विशेष संरचनाओं के अंदर श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? स्वर रज्जु के अंदर जो स्वर विशेष श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती है, उन श्लेष्म झिल्लियों में हवा के बहाव से, हवा के बहाव कैसे के अंदर हवा के बहाव से जब कंपकपी पैदा होती है तो वही कंपकपी पैदा होने से उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की क्या उत्पन्न होती है? ध्वनियां उत्पन्न होती है। उसी के माध्यम से हमें आवाज या हमें कोई भी एक साउंड ध्वनि सुनाई देती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बनता है? स्वर यंत्र के अंदर स्वर रज्जु में विशेष श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? वायु के हवा के बहाव के साथ ये कंपकपी पैदा करती है, जिससे विशेष प्रकार के अलग-अलग तरह की क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है, और वही ध्वनियां अपनी आवाज बनके दूसरों को सुनाई देती है और यह आपका माध्यमिक काम करती है। आपकी आवाज इतनी बुलंद रहेगी जितना आपका स्वर यंत्र में मजबूती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि हवा का बहाव और बेस बनाए रखें। फिर हम बात करते हैं अपना दूसरा पार्ट है निचला श्वसन तंत्र की। देखो हमने ऊपरी श्वसन तंत्र की बात कर ली है, अब बात करेंगे निचला वाला श्वसन तंत्र। उसमें देखो पहला है श्वास नली, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या होता है ट्रेकिया? इसका डायग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आराम से ये देख रहे होंगे यहाँ पे। श्वास नली ट्रेकिया 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना होती है, लगभग 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना। नॉर्मल से मैं बात करूं तो इस टाइप की नजर आती है, 5 इंच लंबी होती है, 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना होती है। फिर बात करेंगे इसके अंदर कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा, कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि के छल्ले से बनी होती है। क्या होती है? कूट स्तरीय जो भी रेखिक सी आकार के छल्ले होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं इस प्रकार से, ऐसे। इसका अंतिम सिर खुला रहता है, ऐसे। इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो ये सी आकार के रेखित उपास्थि के कार्टिलेज जो छल्ले आप कह रहे हो वो क्या काम करते हैं उसके बारे में भी पहले हमने बताया था, ओवरव्यू में वापस बात कर लेते हैं। कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि के छल्ले से बनी होती है, 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना होती है। फिर बात करेंगे ये जो छल्ले होते हैं श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये जो श्वास नली है इसकी जो दीवार है आपस में इसको चिपकने से क्या करते हैं? रोकते हैं, चिपकने से। याद रखना ऐसे बैरियर का काम करते हैं, चिपकने से रोकते हैं। फिर बात करेंगे श्वास नली क्या और क्या काम करती है? देखो इसके ऊपर वाले भाग में स्वर यंत्र पाया जाता है, नीचे की तरफ क्या पाए जाएंगे? लंग्स हो जाएंगे, फेफड़े हो जाएंगे, फेफड़े में प्राथमिक श्वसनी हो जाएगी। तो ये क्या करेगी? श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है। ये देखो ये ऊपर वाला स्वर यंत्र, इसके ऊपर वाला ये भी श्वसनी है। तो ट्रेकिया क्या करेगा? स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ता है, यानी कि श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक लेके जाता है। श्वास यहां तक आ गई, ये देखो गला वाला भाग जहां से आवाज निकल रही यहां से, यानी कि गर्दन से वक्ष स्थल यानी कि जो चेस्ट वाला एरिया होता है यहां तक पहुंचाने का काम ये करता है। इंपॉर्टेंट हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे वक्ष गुहा में जब ये हवा पहुंच जाती है, सॉरी ये ट्रेकिया वक्ष गुहा हवा पहुंचने पर ट्रेकिया का अंतिम सिरा वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली लेफ्ट और राइट, दाईं और बाईं दो भागों में विभक्त हो जाती है और फेफड़ों के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। ये देखो लेफ्ट और राइट दोनों भागों में प्रवेश कर जाती है फेफड़ों के अंदर। फिर बात करेंगे श्वास नली में उपास्थि उपकला श्लेष्म का निर्माण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है नासिका यानी नासाछिद्र के अलावा जहां पर वायु का शुद्धिकरण होता है? तो वो एकमात्र ऐसा स्थान है ट्रेकिया, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? उपास्थि उपकला में श्लेष्म निर्माण होता है। यही श्लेष्म क्या करती है कि फेफड़ों द्वारा अंदर प्रवेश करने वाली जो वायु होती है, जो नासिका या ट्रेकिया के अंदर से होकर गुजरती है, उसके अंदर जो श्लेष्म होती है वो वायु को वापस एक बार क्या करती है? आने वाली वायु को शुद्ध करके फिर फेफड़े में भेजती है। तो ये एकमात्र ऐसा स्थान है नासाद्वार के अलावा जहां पर क्या होता है? वायु का शुद्धिकरण होता है। श्वास नली में उपास्थि उपकला श्लेष्म का निर्माण करती है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर भेजते हैं, यानी कि यहां से जो भी वायु आएगी एंटर करेगी उसको शुद्ध करके इसके अंदर भेजेगी। तो ये था अपना निचला श्वसन तंत्र का पहला श्वास नली। अब हम बात करेंगे निचला श्वसन का दूसरा पार्ट, जो अपने निचला श्वसन का श्वास नली के आगे वाला भाग जो प्राथमिक श्वसनियों में विभक्त रहेगा, उसको हम बात करते हैं आगे। अपना दूसरा पार्ट है निचला श्वसन तंत्र का श्वसनी अर्थात श्वसनिका।
देखो हमने बात की थी ट्रेकिया की। ट्रेकिया अपने अंतिम छोर में दो भागों में विभक्त होकर श्वसनिका बनाता है। उन्हीं प्राथमिक श्वसनी बनाता है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में विभक्त होती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हमने पहले की है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ आए। ये मान लो फेफड़े है दोनों, इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। ये आगे दूसरा तीसरा ऐसे करके जाल बिछाते हैं इस प्रकार के। तो जो प्राथमिक श्वसनी होती है वो आगे जाकर किस में विभक्त होती है? द्वितीयक में। द्वितीयक आगे जाकर किस में विभक्त होती है? तृतीयक में विभक्त होती है। इस प्रकार से प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में विभक्त होती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ये आगे जाकर छोटी शाखाओं जिसे द्वितीयक श्वसनी कहेंगे। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनिकाओं में विभक्त होती है। फिर ये आगे जाकर अपने तीसरा भाग में विभक्त हो जाएगी। ये खुद आगे जाकर इसमें डिवाइड हो रही है। पहले ये थी, इसमें डिवाइड हुई, ये दूसरी, ये थी, इसमें डिवाइड हुई, ये तीसरी। इस प्रकार ये डिवाइड यानी विभक्त होती रहती है। तृतीयक श्वसनी में छोटी-छोटी तृतीयक श्वसनी खुद जो छोटी-छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। आगे जाकर ये छोटा-छोटा श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनिकाएं फेफड़ों में फैली रहती है और हर श्वसनिकाएं आगे चलकर छोटी सीमा देने अपने अंतिम छोर पर श्वसनिका में विभक्त होता है और यही वृक्षनुमा यानी कि संरचना बनाता है। ये आगे चलकर अपनी छोटी-छोटी सीमांत श्वसनिकाओं में संरचना बनाएगी और एक वृक्षनुमा, वृक्ष के जाल जैसी संरचना बनाती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कोशिकाएं होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर क्या होती है? वायु कोशिकाएं होती है, जिसे हम एल्यूले कहते हैं। अंतिम छोर पर इस प्रकार की मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार, ठीक है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कोशिकाएं एल्यूले पाई जाती है। गैसों का विनिमय कोशिकाओं के माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? कोशिकाओं के माध्यम से। यहां से कोई भी वायु गैसों का विनिमय होगा, गैसों का विनिमय, ठीक है। ये तो थी श्वसन तंत्र। श्वसन के बाद अपना निचला श्वसन तंत्र का तीसरा भाग है, वो है फेफड़े, लंग्स या फुफ्फुस जिसे कहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो फेफड़े लंग्स के बारे में जानने से पहले हम बात करें कि फेफड़े की संरचना क्या होती है, कहां पाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो देखो फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। एक जोड़ी बॉक्स स्थल से लेफ्ट तथा राइट में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होता है। यहां पर नीचे की तरफ डायफ्राम पाया जाता है, मध्य पट जिसे बोलते हैं। एक जोड़ी होते हैं, यानी दो होते हैं, बॉक्स स्थल में होते हैं। लेफ्ट तथा राइट के भाग में होते हैं मध्य पट, ये डायफ्राम जिसे बोलते हैं मध्य पट। मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फिर बात करेंगे कलर, हल्का गुलाबी, कलर इसका हल्का गुलाबी। कोमल संरचना होती है इसकी, लचीले होते हैं। ये इस प्रकार का इसका और। फिर हम बात करेंगे फेफड़े के अंदर असंख्य श्वसनियां होती है, कोशिकाएं होती है, रक्तवाहिनियां होती है। याद रखना, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? श्वसनलियां, कोशिकाएं, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लचीले तंतु, झिल्लियां तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनके अंदर इतनी सारी संरचनाएं पाई जाती है और एक सारे मिलकर एक फेफड़े का निर्माण करते हैं। याद रखना, दाहिना जो फेफड़ा होता है वो बाएं से लंबाई में थोड़ा छोटा लेकिन अधिक चौड़ा होता है। अब देखो दाहिना क्या और बाएं कौन सा, देखो ये है दाहिना और ये है बायां। समझा? यानी कि ये राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दाहिना फेफड़ा बाएं से लंबाई में थोड़ा छोटा, लंबाई में थोड़ा छोटा, ये देखो ये लंबाई में थोड़ा सा छोटा, ठीक है, लेकिन अधिक चौड़ा होता है, इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, याद रखना। फिर बात करें पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों से भारी होते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोई भी मुकाबले, कोई भी ऑर्गन्स की अगर लंबाई, व्यास, अधिक संख्याओं की संख्या, चौड़ाई के बारे में अगर कंपैरिजन होगा तो हमेशा पुरुषों के अंदर उसके मुकाबले अधिक संख्या में होंगे। तो पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो महिलाओं के फेफड़ों के मुकाबले क्या होते हैं? थोड़े अधिक भारी होते हैं। फिर बात करते हैं बायां फेफड़ा दो खंडों तथा दाहिना तीन खंडों में विभक्त रहता है। अब ये खंड कैसे, देखो ये है बायां फेफड़ा, तो इसके अंदर से बीच में से दो खंड, ये एक खंड, ये दो खंड। इसको अलग में समझाता हूं आपको कि मान लो ये एक ऊपर वाला, ये एक और ये हो गया। तो बायां फेफड़ा दो खंडों में तथा दायां फेफड़ा तीन खंडों में विभक्त होता है, ऐसे 1 2 3। तो ये देखो बायां फेफड़ा दो खंडों में तथा दाहिना तीन खंडों में विभक्त रहता है। फिर बात करेंगे प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों का बना होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, स्पंजी ऊतकों का बना होता है जिसमें कई कोशिकाएं तथा 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से भरा होता है। अब देखो इसके अंदर हमने बात की थी कि ये एल्यूले होती है। अब याद बात आगे कि प्रत्येक फेफड़ा के अंदर लगभग 30 मिलियन मतलब कि लगभग हम बात करेंगे तो 2-3 करोड़ के आसपास
ठीक है। 30 मिलियन क्या होती है, असंख्य केशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं होती है, सॉरी, और ये असंख्य केशिकाओं से घिरी रहती है। अब ये केशिकाएं क्या होती है, याद रखना, प्रत्येक एक एल्यूलाई के नीचे छोटी छोटी रक्त की केशिकाएं होती है, क्योंकि एल्यूलाई के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन आती है, वायु का आदान प्रदान ब्लड के अंदर होता है, तो अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, केशिकाओं द्वारा घिरी रहती है। कोशिका में सर की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं, जो कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर से गैसों का विनिमय करती है। तो कोशिका में सर की उपकला की जो पंक्तियां पाई जाती है, वो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों का क्या करती है, विनिमय करती है। तो ये था अपना क्या था, निचला श्वसन तंत्र। इसके अंदर लास्ट अपना बचा है श्वसन मांसपेशी, श्वसन मांसपेशी, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अपने श्वसन तंत्र का तीसरा भाग था श्वसन मांसपेशी, वो बचा। श्वसन मांसपेशी की हमने बात कर ली थी, तो मैंने कहा था कि जो भी ये लंग्स होते हैं, अपने लंग्स के नीचे की तरफ एक पटनुमा संरचना पाई जाती है, वो श्वसन मांसपेशी के रूप में काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि सांस लेने तथा छोड़ने के अंदर वो मदद करता है, और उसमें मुख्यतः काम कौन करता है, मध्यपट। क्या करता है मध्यपट, संकुचन तथा विकुंचन यानी कि शीतलन तथा संकुचन के दौरान सांस को अंदर लेने तथा छोड़ने में ये क्या करता है, मुख्य रूप से मदद करता है। फिर ये किससे बना होता है, ये कंकाल पेशी से युक्त एक पतली चादरनुमा संरचना होती है। नॉर्मल सी बात है कि ये पतली चादरनुमा संरचना नजर आ रही है, कंकाल पेशी से युक्त एक पतली चादरनुमा संरचना होती है, जो वक्ष स्थल में उपस्थित होती है, यानी कि फेफड़े वाले भाग में उपस्थित रहती है। मुख्यतः ये फेफड़े वाले भाग में उपस्थित रहती है। इसके अंदर कुछ प्रकार की अलग प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, जो श्वास क्रिया में मदद करती हैं, और इस प्रकार पूरा श्वसन तंत्र का कंट्रोल करती है। तो आज अपने मानव श्वसन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, आरके पे एजुकेशन के ऊपर जुड़े रहें। आपका सहयोग ही हमारा उत्साह रहेगा। धन्यवाद।